नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सरकार ने ब्रिटिशकाल के 3 कानूनों में बड़े बदलाव के लिए लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने नई दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम अफ्रीकी देशों के समूह ने सैन्य तख्तापलट प्रभावित नाइजर में क्षेत्रीय बल की तैनाती का आदेश दिया और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला जापान से और दक्षिण कोरिया का सामना मलेशिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरे स्थगन के बाद आज 1:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र के दौरान हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 44 घंटे से ज्यादा काम हुआ। उन्होंने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 20 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 60 सदस्यों ने भाग लिया। डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित की गई। कांग्रेस सदस्यों ने अपने नेता अधीर रंजन चौधरी के कल सदन से निलंबन को लेकर हंगामा किया। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया। बाद में अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्री चौधरी को उनके अमर्यादित आचरण के लिए कल लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था और मामले को विशेष अधिकार समिति को भेज दिया गया। जब तक समिति कोई निर्णय नहीं लेगी, वे निलंबित रहेंगे। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति के मुद्दे पर शोर शराबे के बीच राज्यसभा फिर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे बैठक शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्री चौधरी कई संसदीय समितियों के सदस्य हैं और निलंबन से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से वंचित रह जाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता श्री चौधरी लोकसभा के सदस्य हैं और दूसरे सदन का मामला यहां नहीं उठाया जाना चाहिए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदस्यों ने सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई दी। इसके बाद विपक्ष ने मणिपुर हिंसा मुद्दे पर नारेबाजी शुरू की। ये सदस्य इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाम दल और अन्य सांसद सदन के बीचों बीच पहुंच गए। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने आज केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामे के बीच इन विधेयकों को सदन में पेश किया। केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया है। एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। लोकसभा में आज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य विधेयक
विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को परिवर्तित कर देंगे। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने के बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक गहन विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने बताया कि कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना है। बाद में विधेयक को आगे के विचार विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने सभी से राष्ट्र को हमेशा पहले रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व की जिम्मेदारी देनी होगी ताकि वे देश की विकास यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा सके। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कुछ की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे 1,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 2 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया से महलुवा तक बनने वाली सड़क शामिल है। श्री मोदी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। इस स्मारक का निर्माण करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समूह के नेता सैन्य तख्ता पलट वाले देश नाइजर में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए एक क्षेत्रीय आपात बलों की तैनात कर रहे हैं। इस समुदाय के नेताओं ने नाइजर की सैन्य व्यवस्था जुंटा को सत्ता जोड़ने या संभावित सैन्य हस्तक्षेप का सामना करने की 1 सप्ताह की समय सीमा दी थी। समय सीमा समाप्ति के बाद ये कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने जानी मानी हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं तो उन्हें ये बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी है। दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने वाली जानी मानी हस्तियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को इसका स्पष्ट रूप से खंडन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि पेशेवर चिकित्सा सलाह और उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शकों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लेने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाता है। जारी किए गए अतिरिक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना जापान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और चीन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दोनों आज 5वें और 6ठे स्थान के लिए खेलेंगे। फाइनल मुकाबला कल होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस दल में स्टीपलेजर अविनाश साबले, लंबी कूद एथलेटिक जैस्विन एल्ड्रिन और मुरली शंकर तथा ज्योति याराजी शामिल होंगे। उधर पीवी सिंधु को 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाली BWUF विश्व चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के पहले दौर में बाई मिली है। 16वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला दूसरे दौर में जापान की नोजोमू होकुहारा से हो सकता है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।